किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सालों की मेहनत लगती है और ये सालों की मेहनत के साथ साथ जब भी किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है और हमें पता होता है कि आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स हमारा एग्जाम है, तो ये लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि ये लास्ट के 2-3 मंथ्स में आपने अपनी रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी रखी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किस तरीके से करा, टेस्ट को किस तरीके से आपने दिया। अगर ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन हैम्पर करता ही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर द एसएससी जेईई 2023 एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 55 डेज हैं, तो इन 55 डेज को इफेक्टिवली हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ये जो वीडियो है ये उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन विल ऑल्सो टेक सो मच टाइम। तो यहाँ पर जो 55 डेज हैं इसमें हम सिर्फ ये बताने वाले हैं आपको कि आप पर डे के हिसाब से किस तरीके से रिवीजन करो ताकि आप मिनिमम 3 साइकिल्स रिवीजन की कंप्लीट कर लो। मैम आपको क्या लगता है कि भाई ये जो रिवीजन की साइकिल्स हैं, बच्चे जनरली सोचते हैं कि एक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार रिवीजन कर लिया तो हो गया, और बच्चे मुझे लगता है कंफ्यूज रहते हैं कि अभी हम मॉक टेस्ट दें या थ्योरी रिवाइज करें या क्वेश्चंस करें, और इसी में ही वो उलझे रहते हैं और इसी में घूमते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर हम ये जो अप्रॉक्सीमेट मैम हमारे पास 55 डेज है, इन 55 डेज को हम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 पार्ट्स में पहले 25 डेज और नेक्स्ट 20 डेज और लास्ट के 10 डेज, अगर हम इनको मैम इस तरीके से डिवाइड करके देखें कि क्या स्ट्रेटेजी रहे कि पहले 25 डेज हमें क्या पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि वो एक बेटर तरीका होगा आपका रिवीजन का। जैसे कि अगर हम मैम स्टार्टिंग के 25 डेज की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे तो हम नहीं जाएंगे, पहले हमने जो इतने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो हमारा ये पर्पस है कि अभी हमें सबसे पहले वो थ्योरी रिवाइज करनी है। और एग्जाम में भी तो थ्योरी आएगी। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे बिना किसी रिवीजन के, तो हो सकता है कि हमारे पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें ही इतना ज्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट है, अगर हम उसको बार बार रिपीटेशन में नहीं लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। और एक चीज मैम मुझे और एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि ये 3 रिवीजन की साइकिल्स आपने क्यों बनाई, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी आप बोल रहे थे कि मैम 3 रिवीजन साइकिल्स हम बना सकते हैं, तो क्या नंबर ऑफ रिवीजन आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट है? मतलब मैम ये इसलिए जरूरी है, जैसे अभी मैंने कोई टॉपिक पढ़ा तो वो टॉपिक हो सकता है एग्जाम के पास जब टाइम आएगा मैं भूल जाऊं, तो इसीलिए मुझे नंबर ऑफ टाइम्स उस टॉपिक को रिवीजन करना पड़ सकता है। अगर हम उसको इन साइकिल्स में डिवाइड कर देंगे तो वो टॉपिक जो मैंने आज रिवाइज किया होगा, हो सकता है वो एग्जाम से पहले अगर मैं भूल जाऊं तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर पाऊंगी। मतलब सिलेक्शन को पक्का करने के लिए नंबर ऑफ रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 रिवीजन साइकिल्स को क्रिएट करा है। पहली रिवीजन साइकिल जैसे कि मैम ने आपको बताया 25 डेज की होगी, दूसरी रिवीजन साइकिल आपकी 20 डेज की होगी और तीसरी रिवीजन साइकिल आपकी 10 डेज की होगी। अब ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है कि मैम 25 दिन में क्या एक सब्जेक्ट का रिवीजन करा रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपका जो एसएससी जेईई का एग्जाम है प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मतलब 10 से 20% क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, और वो न्यूमेरिकल्स भी ऐसे हैं कि आप फॉर्मूला अगर रिवीजन करके गए होगे तो ही वो क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट 25 डेज का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैम कि अगर आप रिवीजन को देखोगे तो रिवीजन में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले इसको समझिए, आपका थ्योरी हो गया, जो आपने सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली आने क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस पर जब तक आप कमांड नहीं लेके आओगे, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और तीसरा हो गया परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो कि आप टेस्ट से ही कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप पर डे के नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से, मतलब अभी तो ज्यादा ही रखने पड़ेंगे, आप कम नहीं रख सकते क्योंकि सिर्फ 55 डेज हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, सबको आपको रिवीजन करना है और 3 बार रिवीजन करना है। तो यहाँ पर मुझे मैम ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है, मतलब 12 से 14 घंटे का तो पर डे का शेड्यूल होना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैम 12 से 14 से कम हम कर ही नहीं सकते अगर इफेक्टिव रिवीजन करनी है। और 12 घंटे भी ऐसा नहीं कि आपको लगातार वो 12 घंटे बैठकर लगातार ही पढ़ाई करनी है, आपको उन 12 घंटे को भी एक बेस्ट स्लॉट्स में बांटना है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे बेस्ट हो सके। और मैम मुझे लगता है ये जो रीजनिंग है, ये
सॉरी, रीजनिंग जो है ये प्रैक्टिस पर बहुत डिपेंड करती है और ना? 50 नंबर की भी आती है। हाँ, और इतना ज्यादा वेटेज है, तो मुझे लगता है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली प्रैक्टिस करना है और डेली 1 आवर आपको उसका फिक्स कर लेना है कि भाई मुझे रीजनिंग तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही बढ़िया है ना? मतलब ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो सबसे ज्यादा हाईली वेटेज मुझे दिख रहा है एसएससीजे में वो रीजनिंग ही है, डायरेक्ट 50 मार्क्स है। और रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है जो आप फुल डे बैठ के रिवीजन कर लो। टेक्निकल का रिवीजन हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट्स कवर हो सकते हैं, बट रिवीजन अगर हम बात करें रीजनिंग की, सो रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो मैम 1 घंटा पर डे के हिसाब से अगर नेक्स्ट 55 डेज तक बच्चे रिवीजन करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्या लगता है पूरे मार्क्स आ जाएंगे? मुझे तो लगता है मैम कि अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप मतलब 49 to 50 अगर इसके आसपास स्कोर कर लेते हो ना रीजनिंग में, तो एक बहुत ही अच्छी हेल्प मिल जाएगी आपको एसएससीजे एग्जाम निकालने में, जो रीजनिंग आपकी बहुत बड़ी हेल्प भी करता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब टेक्निकल की मैम बात करते हैं, तो टेक्निकल का आपको क्या लगता है कि कैसा रहना चाहिए कि उसका एक, क्योंकि एक स्ट्रेच में हम पूरा नहीं प्रिपेयर कर सकते, नहीं रिवाइज कर सकते। तो मैम जहां तक मुझे लगता है कि रीजनिंग का तो आपने सॉर्ट आउट कर दिया कि आप 1 से 1.5 घंटा डेली बेसिस पर रिवीजन करो। नंबर ऑफ आवर्स का भी मैम ने बहुत ही बढ़िया बताया कि आप 12 से 14 घंटे के टाइम ड्यूरेशन को यूटिलाइज करो। 24 घंटे हैं आपके पास, उसमें से 12 से 14 घंटे मिनिमम आपके स्टडी में जाने चाहिए। और ये 14 घंटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम ने कही कि इकट्ठा नहीं बैठना है। आप क्या कर सकते हो, 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना सकते हो। मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, 5 से 10 मिनट ब्रेक, फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक। ऐसे जब हमने 3 स्लॉट 6 घंटे कंप्लीट कर लिए, तो हमने थोड़ा सा बड़ा ब्रेक ले लिया 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, जिसमें हमने लंच कर लिया। फिर हमने 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाए, बीच बीच में 5 से 10 मिनट के ब्रेक स्लॉट्स ऐड कर दिए, फिर डिनर के लिए 1 घंटे का इकट्ठा ब्रेक ले लिया। तो उससे होगा क्या ना, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता रहेगा, माइंड को रेस्ट मिलता रहेगा, स्पेशली आपकी आंखों को रेस्ट मिलता रहेगा। तो जब भी कभी आप एक नया स्लॉट शुरू करोगे, तो आपको पास वो एनर्जी रहेगी कि आप 2 घंटे मन लगा के पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि 25 दिन में मैम आप कैसे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का रिवीजन करा रहे हो। देखो, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, तो आपको क्या करना है, 14 घंटे में पहले 4-5 आवर्स का आप एक स्लॉट बनाओ, जिसमें आप आधे सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे। आप नोट्स ऑलरेडी बना चुके हो, आपको कुछ लिखना है नहीं, आपको अपने नोटबुक से रिवीजन करना शुरू कर देना। पेंसिल उठाओ, अपनी नोटबुक उठाओ, रिवीजन करना शुरू कर दो। अब जैसे ही आपने कुछ चैप्टर्स को कवर कर लिया, बीच में 1 से 1.5 घंटे एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इकट्ठा लास्ट 20-25 ईयर्स के टारगेट मत करिएगा, आप 5-5 साल के टारगेट करो। जो प्रीवियस 5 ईयर्स के एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज हैं, आपने 1 से 1.5 घंटा जो सब्जेक्ट आपने रिवीजन करा है, उसी के ही पीवाईक्यू आपने लगा लिया। उसके बाद फिर आपने 4-5 आवर का एक स्लॉट बनाया, बचा हुआ जो सब्जेक्ट है उसको आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपने 1 से 1.5 घंटा पीवाईक्यूज लगाए। तो इससे क्या होगा ना, फुल डे में आपके पास वैरायटी भी रहेगी कि आपने मॉर्निंग में मान लीजिए आपने रीजनिंग पढ़ ली 1 से 1.5 घंटा, फिर 4 से 5 घंटा आपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया, फिर बीच में आपके पास क्वेश्चंस की वैरायटी आ गई, फिर आपने सब्जेक्ट का रिवीजन करा, फिर क्वेश्चंस की वैरायटी आ गई। तो इस तरीके से आपको पर डे एक टारगेट बनाना है 1 डे 1 सब्जेक्ट का, और 1 डे में 1 सब्जेक्ट का रिवीजन पॉसिबल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैम मेरा तो एक दिन में सब्जेक्ट का रिवीजन हो ही नहीं पा रहा है, तो मुझे मैम लगता है कि बच्चे को भ्रम है कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीटेड है। उसका एक्चुअल में सब्जेक्ट कंप्लीटेड नहीं है। और सबसे ज्यादा मैम मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बच्चा जब एक सब्जेक्ट पढ़ के 3-4 महीने के लिए बंद कर देता है, तो उसको लगता है कि मेरा वो तो तैयार पड़ा है, वो तो तैयार पड़ा, बट एक्चुअल में वो भूल जाता है, और वो बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको वैसे पढ़ना पड़ता है जैसे उसने पहली बार पढ़ा है। तो भाई ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट कवर करे होंगे, तो 1 डे इज मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट 1 सब्जेक्ट। इस तरीके से जनरली जहां तक मुझे मैम लग रहा है 12 से 15 सब्जेक्ट वेरी करते हैं टेक्निकल में, और ऐसे ही 10-12 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल में हो जाएंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, तो 1 डे वाली स्ट्रैटेजी आई थिंक बेटर रहेगी। फर्स्ट जो 25 डेज है, इसमें भी आई थिंक 2-3 दिन बफर मिल जाएगा, क्योंकि 25 सब्जेक्ट से कुछ कम ही सब्जेक्ट होंगे। फिर भी हमने 25 दिन का स्लॉट बनाया कि किसी भी दिन अगर थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंदी है, एक दिन में नहीं हो पाया, तो वो 2 दिन में बच्चा कर सकता है। और इवन ऐसा है कि इन 25 दिन में आपकी थ्योरी तो रिवाइज होगी ही, और साथ साथ में आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगी, जैसे अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पहली बार में हमसे नहीं बन पाते हैं, है ना। और जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बने, आपके पास बुक तो है, उसमें स्टार मार्क कर लो, और वही क्वेश्चंस आपकी हेल्प
हेल्प करेंगे जो हम सेकंड साइकिल की बात करने वाले हैं कि फर्स्ट साइकिल तो 25 डेज में आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स की थ्योरी और पीवाईक्यूज लगाने हैं, लेकिन जो पीवाईक्यूज पहली बार में सॉल्व नहीं हो पाए उनको स्टार मार्क कर लो, जो कि सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन में आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। एंड नॉन टेक्निकल के लिए भी आई थिंक सेम काम कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल के आप 1 डे 1 सब्जेक्ट रिवीजन करो, 25 जो फर्स्ट साइकिल हमने रिवीजन की बताई, और उसके भी आप पीवाईक्यूज लगाओ, जो क्वेश्चन ना लगे स्टार मार्क कर लो। अब जो सेकंड साइकिल है मैम रिवीजन की, वो किस तरह से होनी चाहिए, वो बच्चों की कैसे हेल्प करेगी? तो अभी हम मैम ये मान लेते हैं कि 25 डेज आप लोगों ने थ्योरी और पीवाईक्यूज एकदम डेडिकेटेड होके रिवाइज कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट 20 डेज आते हैं उसमें सेम सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो पहले रिवाइज भी किया है और साथ साथ में आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। तो अब आपका काम क्या रहेगा, जो क्वेश्चंस आपसे पिछली बार नहीं बने थे, जो आपने पहले से स्टार मार्क किए हैं, आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना। प्लस अगर आप इससे पिछली रिवीजन में सिर्फ पिछले 5 साल के ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे या सिर्फ 10 साल के कर पाए थे, तो नेक्स्ट पिछले 10 साल के और क्वेश्चंस एसएससी जेईई के आप प्रैक्टिस उस टाइम कर सकते हो। तो आपके पास वो टाइम है, और थ्योरी को एक बार आप देख भी लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने रिवाइज किया था और भूला भी नहीं है। सारी चीजें कवर करी है, तो मुझे नहीं लगता। मगर हाँ, एक चीज मैं बताऊं, कई बार हम जब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लेंगे, हमारी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होगी, आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, ठीक है, कि अभी तो मैंने पढ़ा है, मैं जैसे ही नोटबुक ओपन कर रहा हूँ मुझे तो सब याद है। ऐसा करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसा मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा इल्यूजन हो जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैम आपको बता रही है, स्टार मार्क करना और थ्योरी का रिवीजन कंपलसरी है, चाहे भले ही आपको कितना भी आता हो, आप कर लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा आता होगा, पूरा ही याद होगा, 100% याद होगा, तो वो रिवीजन की साइकिल आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी और आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो मुझे लगता है कि मैम जो सेकंड साइकिल आपने बोला ना, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम मिलेगा। आई थिंक तभी आपने 10 ईयर्स के क्वेश्चन और ऐड कर दिए। बिल्कुल मैम। और इसी के साथ साथ अगर किसी को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस तो मैं बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन गए हैं, तो आप थोड़े बहुत मॉक टेस्ट अपनी सेकंड साइकिल में लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो ये 20 डेज रहेंगे, मुझे लगता है इसमें तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, सारी थ्योरी हो गई होगी और डबल रिवीजन और रिवीजन करते करते अगर इस बीच साइकिल में आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साथ साथ लिखते जाते हो इसी 20 दिन में, तो आपके पास जो नेक्स्ट 10 डेज है ना, वो नेक्स्ट 10 डेज में आपको रिवीजन के लिए और भी कम टाइम लगेगा, है ना मैम। अब नेक्स्ट थर्ड साइकिल की बात करते हैं। अब 2 साइकिल में तो बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट हो गया है कि हाँ, 2 साइकिल में बीच में अगर आपने कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके रह गए हैं तो आप देते रहो उसको। मतलब आप सपोज कर लो फर्स्ट साइकिल के 28 डेज पर हो, तो फर्स्ट डे पे जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करा था उसको ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन नहीं देख रहे हो, आप उससे रिलेटेड कोई टेस्ट दे दो, क्योंकि टेस्ट तो आपके जनरली 30 मिनट्स 40 मिनट सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो बीच में या संडे करके वो सब टेस्ट देते रहो। टेस्ट से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि जो थर्ड साइकिल है रिवीजन की, जिसमें हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उन 10 दिनों में आपको मिनिमम 3 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। और मॉक टेस्ट कैसे देना है? पहला मॉक टेस्ट आपने दिया, आपने उसको पूरा कंप्लीटली एनालाइज करा। अगर मॉक टेस्ट मान लो आपने दिया और उसमें आपके 60% मार्क्स आ गए, 40% मार्क्स आपने कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक के, कौन से चैप्टर के लूज करे हैं, आपको एनालिसिस में बस वो आइडेंटिफाई कर लेना है। और जब नेक्स्ट 2-3 डेज जो आपके पास है, मतलब जो आप नेक्स्ट मॉक दोगे वो तो 2 से 3 दिन के बाद ही दोगे ना, तो वो जो 2 से 3 दिन है ना, उसमें आपको सिर्फ वही चैप्टर, वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक रिवीजन करना है जिसमें मॉक में मार्क्स नहीं आ पाए। बिल्कुल मैम। तो मैम ने आपको बिल्कुल सही बताया कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी है। और आप लोग क्या करते हो, उसके मार्क्स को अपने दिल से लगा लेते हो। अगर मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, अरे मेरा पेपर तो बढ़िया तरीके से निकलेगा, कम आ गए तो मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, और एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो ये नहीं होने देना है आपने बस उससे एनालाइज करके सीखना है कि अभी मैं और कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ मैं एग्जाम में अगर यहाँ गलती हुई तो एग्जाम में मैं ये गलती फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ये एनालिसिस का मतलब होता है जो लास्ट 10 डेज में आप लोगों को बिल्कुल सही बात मैम ने बोली कि व्हेनेवर यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, तो नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड मत होइए, नंबर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होइए, क्योंकि जो मॉक है ना वो आपके मोटिवेशन डिमोटिवेशन से कनेक्टेड नहीं है। ऑलवेज बी लाइक अ वाटर, न्यूट्रल रहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कंट्रोल योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, स्टिल कंट्रोल योरसेल्फ। एकदम न्यूट्रल होके आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए
और बहुत ज़्यादा फाइनल रिजल्ट के बारे में भी मत सोचिए, क्योंकि मैम लास्ट के जब 50-55 दिन बचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड सोचने लगते हैं कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे, और जनरली बुरे ख्याल ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है। तो मैम उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारे अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं पेपर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें नहीं पता पेपर का लेवल क्या आएगा, इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, हम पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जब तक पेपर मैम सामने नहीं पता है तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर दें कि ज्यादा मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, मेरा नेगेटिव हो गया। तो आपको सब चीजें अपने पे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी एंजाइटी को अपने आप कम कर देगा। और कई बार मैम मैंने ऐसा देखा है कि लास्ट ईयर जब मैं गेट कैटेगरी में पढ़ा रही थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे थे, मतलब बड़ा डीमोटिवेशन सा था उनकी लाइफ में। मेरे को भी कॉल करके बोल रहे थे मैम इतने साल मेहनत करी है बट मॉक में मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो मैं उनसे बस यही बोल रही थी एनालिसिस करते रहो और जहां पर भी लगे कि मार्क लूज हो रहे हैं उस पर ध्यान दो, उसको वापस से रिविजन करो। एंड जब वो फाइनल एग्जाम में गए दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। मतलब राइट नाउ मैं आपसे बताऊं कि 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय आईआईटी में एमटेक कर रहे हैं और 1-2 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बार्क में सिलेक्ट हो गए और पीएसयूज में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो एग्जाम बिफोर एग्जाम है हो सकता है उसमें बेटर परफॉर्म ना कर रहे हो, बट ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। आप बस उस पर ध्यान देते रहो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फाइनल एग्जाम में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर जाओगे। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि एग्जाम बिफोर एग्जाम मतलब मॉक में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट फाइनल एग्जाम में जैसे ही बैठते हैं इतना ज्यादा उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इतना प्रेशर बढ़ जाता है, वो वहां परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं मगर फाइनल एग्जाम में झंडे गाड़ देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इतना मत सोचो, सिर्फ अपने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के बारे में सोचो। तो जो लास्ट का 10 डेज है वो जैसे कि हमने बताया, पहला मॉक दो 2 से 3 दिन, फिर उन टॉपिक्स का, उन चैप्टर्स का रिवीजन करो जिसमें मॉक्स में मार्क्स लूज हो गए हैं, फिर दूसरा मॉक दो, फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करो। जब तक आप इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं देख लेते यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। एंड आई थिंक 3 साइकिल में बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला हो जाएगा और इनको अपने आप कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एग्जाम से पहले, और आपको डर भी नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि नहीं मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ या मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ का जो बेस्ट दे सकते थे वो आपने इस एग्जाम को दिया है। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा हमें नहीं पता, बस हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट वहां पर अटेम्प्ट करके आए हैं, इसके लिए आप कॉन्फिडेंट होंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक हम लोगों ने पूरा रिवीजन की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करी। होपफुली आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के आपका जो भी क्वेश्चन हो पूछना मत भूलिएगा, हम आपके कमेंट्स को देखते हैं, उसका रिप्लाई भी करते हैं। और अगर आपको मतलब किसी भी तरह की एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम आपके कमेंट्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।